बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में सुहानी नाम की एक गरीब परी रहती थी। सुहानी परी की माँ कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन कपड़े सिलकर ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए सुहानी परी भी अमीर परियों के घर में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। सुहानी परी गरीब तो थी, लेकिन बहुत नेक और दयालु थी। सुहानी परी आराध्या नाम की एक अमीर परी के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। सुहानी परी अपना काम ध्यान से मन लगाकर जल्दी जल्दी किया करती थी। उसका काम देखकर आराध्या परी की माँ लारा परी भी बहुत खुश होती थी, लेकिन साथ ही लारा परी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। सुहानी परी के इतना काम करने के बाद भी वो सुहानी परी को बहुत कम सैलरी देती थी। एक दिन सुहानी परी अपनी मालकिन लारा परी के पास जाकर कहती है, मालकिन, मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ और मैं हर रोज काम पर समय से आ जाती हूँ, इसलिए आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरी इतनी कम सैलरी है कि मैं अपने घर का किराया भी नहीं दे पाती और सारा राशन भी नहीं ले पाती। इसलिए आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, वरना मैं आपके घर में झाड़ू पोछा का काम नहीं करूँगी। अरे, मैं तुझे एक दिन में 100 रुपए देती हूँ और ये बहुत बड़ी रकम है, तो मुझे काम छोड़ने की धमकी कैसे दे सकती है? एक बात कान खोल कर सुन ले, तू काम छोड़कर जाएगी तो तेरे जैसी 36 परियां काम करने आ जाएंगी। मालकिन, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। मुझे घर का किराया देना है। मैंने 2 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया है। मैं तेरी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली हूँ। तुझे काम करना है तो कर, वरना निकल जा यहाँ से। लारा परी का ऐसा व्यवहार देखकर सुहानी परी उदास हो जाती है। फिर सुहानी परी अपने मन में सोचती है, अरे, ये तो मेरी सैलरी बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं इनके यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। इतना सोचकर सुहानी परी काम छोड़ने का फैसला कर लेती है। तभी वहाँ पर लारा परी की बेटी आराध्या परी आती है और अपनी माँ को एक कोने में ले जाकर कहती है, अरे माँ, आप इसे काम से क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है ना, अगर इसने काम छोड़ दिया तो नौकरानी मिलने में कितना टाइम लगता है। अगर ये चली गई तो घर का काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन बेटी, मैं इसकी सैलरी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। अरे माँ, 50 रुपए और बढ़ा दो, उसके बदले इससे एक्स्ट्रा काम करवा लेना। हाँ बेटा, सही कहा तूने, मैं अब यही करूँगी। उसके बाद लारा परी सुहानी परी के पास जाती है और कहती है, सुन सुहानी, तू काम छोड़कर मत जा। मैं तेरी सैलरी एक दिन के लिए 50 रुपए और बढ़ा देती हूँ, लेकिन पहले तू हमारे घर में सिर्फ साफ सफाई करती थी। अब तुझे 3 समय का खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों के पास इतना समय नहीं रहता जो हम खाना भी बना पाए। सुहानी परी बहुत ही गरीब होती है, इसलिए लारा परी की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और हाँ कर देती है। आराध्या परी सुहानी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसकी गरीबी के ताने मारती रहती थी। एक दिन आराध्या परी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बात कर रही होती है। तभी सुहानी परी भी उस बगीचे में घूमने आ जाती है। सुहानी परी को देखकर आराध्या परी अपनी सहेलियों से कहती है, तुम्हें पता है शीना परी, ये गरीब परी मेरे घर में झाड़ू पोछा का काम करती है। आराध्या परी की बात को अनसुना करके सुहानी परी आगे बढ़ती रहती है। तभी ये देखकर आराध्या परी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहानी परी को धक्का देकर गिरा देती है। धक्के की वजह से सुहानी परी जमीन पर जोर से गिर जाती है और उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है। अरे नहीं, तुमने मुझे क्यों गिराया? इस बगीचे में सिर्फ अमीर परियां ही आ सकती हैं, ना कि गरीब झाड़ू पोछा लगाने वाली। यहाँ तू क्यों आई है? निकल यहाँ से। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इस बगीचे में सिर्फ अमीर परियां ही आ सकती हैं। तुम्हारी वजह से मेरे पैर में चोट भी आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल, अब तू लंगड़ाते हुए अपने घर चली जा। तुम अमीर तो हो आराध्या परी, लेकिन साथ ही तुम एक नंबर की बदतमीज परी हो।
आराध्या परी को सुहानी परी की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से सुहानी परी को धक्का दे देती है। क्यों, मजा आया ना? अब दोबारा कभी मुझे इस बगीचे में दिखाई मत देना, वरना छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। इतना कहकर आराध्या परी वहाँ से चली जाती है और सुहानी परी वहीं खड़ी रोने लगती है। इसी तरह से सुहानी परी की जिंदगी दुखों से बीत रही होती है। एक दिन रानी परी के महल में परियों की मॉडलिंग कॉन्टेस्ट शुरू होता है। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में आराध्या परी भी भाग लेती है। तभी लारा परी अपनी बेटी से कहती है, बेटा आराध्या, ये देखो, मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के लिए मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर महंगा ब्रांडेड लहंगा लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो सच में बहुत सुंदर है। आराध्या परी अपना लहंगा देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सुहानी परी भी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने का फैसला करती है, लेकिन सुहानी परी के लिए लहंगा उसकी माँ खुद ही तैयार करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी परी के महल में मॉडलिंग कॉन्टेस्ट आयोजित हो जाता है। सभी परियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर वहां आ जाती हैं। तभी आराध्या परी अपना लहंगा पहनकर वहां पहुंचती है। सभी परियां आराध्या परी के लहंगे की बहुत तारीफ करती हैं। फिर कुछ ही देर में सुहानी परी अपनी माँ का बनाया हुआ लहंगा पहनकर वहाँ पर पहुँच जाती है। सुहानी परी का लहंगा आराध्या परी के लहंगे से कई गुना खूबसूरत था। सुहानी परी के वहाँ आते ही वहाँ खड़ी सारी परियां आराध्या परी से ध्यान हटाकर सुहानी परी को घूर घूर कर देखने लगती हैं। अरे वाह सुहानी परी, तुम्हारा लहंगा तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तक कि तुम्हारा लहंगा आराध्या परी के लहंगे से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना महंगा लहंगा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? नहीं नहीं निशा परी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि मेरी माँ ने इसे अपने हाथों से सिला है। तभी थोड़ी देर के बाद परियों का मॉडलिंग कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें सुहानी परी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में सुहानी परी जीत जाती है। ये सब देखकर आराध्या परी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब तो वो हार चुकी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और मुंह लटकाकर वापस अपने घर चली जाती है। और यहाँ कॉन्टेस्ट जीतने पर रानी परी सुहानी परी को उपहार में एक जादुई लहंगा देते हुए कहती है, सुहानी परी, तुम एक बहुत अच्छी और नेक परी हो। तुम्हें तो पता ही है कि परी लोग के कानून के हिसाब से जादुई लहंगा हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई शक्तियों वाला जादुई लहंगा देती हूँ। ये जादुई लहंगा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, लेकिन हाँ, कभी भी इस जादुई लहंगे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मत करना। रानी परी की बात सुनकर सुहानी परी बहुत खुश होती है। उस जादुई लहंगे की मदद से सुहानी परी का एक बड़ा सा घर भी बन जाता है और अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। उस दिन के बाद से कभी भी सुहानी परी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से परीलोक में अपनी जिंदगी जीने लगती है। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहाँ इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कर रही मनुदास, पर तू वादा कर, मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूँगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूँगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तो रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सिमरन, सुभद्रा की बेटी। सुभद्रा बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद
घरों में काम करके सुभद्रा ने सिमरन को पाल पोस कर बड़ा किया। सिमरन ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सिमरन आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में सुभद्रा की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सिमरन ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सिमरन के बचपन की सहेली विभा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। विभा जब गांव आई तो सिमरन ने अपने बारे में भी बात की, तो विभा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सिमरन नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में विभा उसे सब कुछ समझा देती है। सिमरन खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। सभी लोग ध्यान से सुनो। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर चंद्रवीर जी की बेटी किरण आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। चंद्रवीर जी की बेटी किरण को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी ही तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। हेलो सिमरन, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सिमरन का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सिमरन को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सिमरन, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सिमरन। वैसे सब किस्मत की बात है, एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका जन्मदिन है। वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतनी बड़ी होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सिमरन, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सिमरन मैनेजर के पास जाती है। सिमरन, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। किरण मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इम्प्रेशन पड़े। जी सर। सिमरन को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सिमरन के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए विभा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सिमरन तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं किरण मैडम आ तो नहीं गयी? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सिमरन गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बैठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सिमरन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर चली जाती है। इतनी ही देर में किरण भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग किरण को देखकर हैरान रह जाते हैं। किरण बिल्कुल सिमरन की शक्ल की थी। अरे सिमरन, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, किरण मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है कि आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम किरण है, सिमरन नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? किरण, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सिमरन हो। मैडम सॉरी, लेकिन विभा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सिमरन से मिलती है। किरण ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सिमरन को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़की भागती हुई आती है।
सर, सिमरन को कुछ लोग एक कार में पकड़कर ले गए हैं। सिमरन बेहोश थी, मैं पीछे भागी पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग है सर। किरण घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। किरण के मम्मी पापा भी वहाँ पर पहुँच गए। मैनेजर के पास सिमरन की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सिमरन की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब कुछ पलट जाता है। अरे सुभद्रा, तुम और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मैम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिमरन आपकी बेटी है, किरण की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सिमरन को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सिमरन, माँ पापा सिमरन को बचा लो। मैं जानता हूँ ये सब किसका काम है। मुझे लगता है प्रभास ने सिमरन को किरण समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो किरण को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। किरण के पिता मिस्टर चंद्रवीर ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटों में पुलिस प्रभास को पकड़ लेती है। सिमरन सही सलामत मिल जाती है। जब सिमरन को सच्चाई पता चलती है कि किरण उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर चंद्रवीर और नीमा हैं, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सिमरन, तू हमसे कितने सालों तक दूर रही। मेरी बेटी सिमरन। सिमरन मेरी बहन, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सिमरन और किरण एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सिमरन, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सिमरन अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि सुभद्रा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सिमरन को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अरे कविता, जल्दी कर। अगर हम इंटरव्यू के लिए 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो समझ ले ये नौकरी हमारे हाथ से गई। शुभ शुभ बोल। इतनी खोजबीन के बाद तो एक उम्मीद नजर आई है। कविता और प्रियंका बचपन की 2 सहेलियां हैं। वो दोनों सहेली होने के साथ साथ एक दूसरे की पड़ोसी भी हैं। हाल ही में दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। दोनों इंटरव्यू देने पहुंचती हैं, जहां टेबल पर बैठा गुलाब चंद दोनों की डिग्रियां देखकर कहता है, काम तो मिल जाएगा, मगर आप दोनों को एक जैसी पोस्ट मिलना पॉसिबल नहीं है। प्रियंका, आपकी काबिलियत को देखकर मैं आपको कारखाने का मैनेजर नियुक्त करता हूँ। आपके मार्क्स बेस कम है। आप केवल इस कारखाने के वर्कर की काबिलियत रखती हैं। कविता के घर की माली हालत बेहद बदतर थी, इसीलिए वो वर्कर के तौर पर भी काम करने के लिए हामी भर देती है। जी सर, मुझे मंजूर है। तो फिर सैलरी भी अभी बता देता हूँ। प्रियंका, आपकी सैलरी प्रति माह 25,000 होगी और मिस कविता, आपकी पगार 5,000 रुपए होगी। कविता मन ही मन बेहद दुखी थी क्योंकि दोनों ने एक ही विषय से पढ़ाई की थी, मगर दोनों की डिग्री में कुछ नंबरों के कारण उनके पद में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इस फर्क ने दोनों के बीच अमीरी गरीबी की खाई खड़ी कर दी। दोनों हर एक दिन एक साथ कारखाने में आकर अपना अपना काम निपटाया करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और दोनों को पगार मिलती है। दोनों पैसे लेकर अपने घर आती हैं, जहां कविता की माँ चंदा कहती है,
क्या बात है गुड़िया, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? पगार नहीं मिली क्या बेटा? पगार तो मिल गई माँ, मगर जहाँ पगार के रूप में मुझे 5,000 रुपए मिले हैं, वहीं प्रियंका को पूरे 25,000 रुपए मिले हैं, मुझसे 5 गुना ज्यादा। बेटिया, सभी के काम और किस्मत अलग होती है। अब ज्यादा मत सोच, जो मिला हमारी किस्मत। फिर अगली सुबह, अरे कविता जल्दी कर, देरी हो रही है। यकायक कविता बाहर आती है। ओह गॉड, आज तो हम ज्यादा ही लेट हो गए। एक काम करते हैं, कैब बुक कर लेते हैं, आधे आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इससे समय से पहुंच जाएंगे। ये सुनकर कविता अपने कदम पीछे करती हुई हिचकिचाकर कहती है, प्रियंका, कैब का किराया देने के लिए मेरी जेब इजाजत नहीं दे रही। 5,000 की पगार घर खर्च चलाने को भी पूरा नहीं पड़ता, तुम जाओ। जहाँ प्रियंका कैब से कारखाने चली जाती है, वहीं बेचारी कविता को कम पगार और चंद सिक्के बचाने के चलते मीलों की दूरी का पड़ाव पैदल ही पार करना पड़ता है। ये पैसे का बल ही था जिसने दोनों के जीवन को अमीरी गरीबी में बदल दिया। हफ्ते महीने और महीने साल भर में बदल जाते हैं। प्रियंका की बेहतर बड़ी पगार से उसका जीवन फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, मगर बेचारी कविता की महीने भर की कमाई पेट पालने में ही चली जाती है, जिसके चलते उसके पास ना तो सेविंग्स होती है, ना ही पगार से एक पैसा बचता है। कुछ समय बाद ही दोनों सहेलियों की शादी तय हो जाती है। प्रियंका कविता को अपने घर पर बुलाती है, जहाँ कविता प्रियंका की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह प्रियंका, तुमने अपने पोस्ट से अपने घर की काया ही पलटी कर दी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे होने वाले पति बहुत बड़े बिल्डर हैं। अरे एक बार में लाखों की कमाई करते हैं। वैसे चंदा चाची बता रही थी कि तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। क्या करते हैं हमारे होने वाले जीजा जी? उनकी एक किराने की दुकान है और खुद का एक पुराना घर है, जहाँ पूरा परिवार साथ में रहता है। मतलब कि तो शादी के बाद भी एकदम सिंपल सी लाइफ जिएगी। तेरा पास्ट और प्रेजेंट दोनों गरीबी बदहाली में बीता है। अरे कम से कम शादी तो पैसे वाले घर में कर। अरे कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसका पति सेटल्ड हो, मगर अमीर परिवार में बेटी की शादी के लिए अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने साल भर जितने पगार में काम किया, उससे परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में अमीर लड़के वालों की लाखों के दहेज का डिमांड कहाँ से आएगा? गुजरते कुछ समय के साथ दोनों सहेलियों की शादी का समय पास आने लगता है। एक शाम प्रियंका कविता के घर आकर कहती है, कविता जल्दी से रेडी हो जा, फिर दोनों एक साथ शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग अभी? हाँ अभी, आज ही। अरे बुद्धू, तेरी और मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन का समय ही बचा है। अभी से शादी की शॉपिंग करना शुरू करेंगे तो अभी शादी के दिन तक भी कुछ न कुछ छूट ही जाएगा शायद। मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे तो तू थोड़ी खरीदारी कर लेना, कम से कम मुझे शादी की शॉपिंग में कंपनी देने के लिए तो चल। देख, मेरे होने वाले पति ने तो शादी से पहले ही मुझे शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भेजा है। प्रियंका कविता को लेकर एक बड़े से महंगे मॉल में एंट्री करती है, जिसे देखकर कविता मन ही मन कहती है, ये मॉल कितना महंगा है और सामान का दाम तो मानो आसमान छू रहा है। अरे कविता बता, शादी के बाद ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अरे मगर ये तो बहुत महंगी है। अरे पागल, मेरे पति पैसे वाले हैं, उनका क्रेडिट कार्ड मेरे हाथों में है। ऐसी सैकड़ों साड़ी भी खरीद लूं तो भी कोई फर्क नहीं। होने वाले पति के क्रेडिट कार्ड के कारण प्रियंका बेधड़क होकर सैकड़ों महंगे सामान की शॉपिंग करके कहती है, अरे कविता, तूने तो कुछ खरीदा ही नहीं, तेरे दोनों हाथ एकदम साफ सपाट हैं। एक काम कर, तू मेरे शॉपिंग बैग्स का बोझ उठाने में मेरी हेल्प ही कर दे। कविता का मन रास्ते भर घंघोर गरीबी के कारण कचुट रहा था और वो कहती है,
जानती हो प्रियंका, जितने पैसे से तुमने इस महंगे मॉल में शॉपिंग की है, उतने में गरीब की बेटियों का बड़े ही धूमधाम से ब्याह हो जाता। कविता, अब मैं अमीर घराने की बहू बनने वाली हूँ। जितने की मैंने शॉपिंग की है ना, उससे ज्यादा तो महंगा मेरा लहंगा है। राजीव खुद मेरा लहंगा लेकर आने वाले हैं। अगले दिन दोनों सहेलियों के ससुराल से उनके शादी के लहंगे आते हैं। पूरा गांव दोनों के लहंगों को देखकर कहता है, अरे दोनों सहेलियों की शादी एक साथ हो रही है, मगर नसीब तो देखो, जहाँ प्रियंका का लहंगा लाखों का है, वहीं बेचारी गरीब कविता का लहंगा उसकी स्वर्गवासी सास की उतरन साड़ी से बना है। नीमा, शादी विवाह किस्मत की बात है। देखना, इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों का लहंगा आज शादी की शाम इनका लिबास बदल देगा। कविता, कैसा गरीब ससुराल है तेरा, जो एक नया लहंगा भी ना ले सका। वही मुझे देख, मेरे ससुराल वालों ने सब्यसाची से मेरा लहंगा डिजाइन करवाया है, तभी तो मेरा लहंगा लाखों का है। प्रियंका के भरे घमंड से ऊंची होते देख कविता कहती है, प्रियंका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे इस लाखों के लहंगे ने तुम्हारे बोलने का लहजा ही बदल दिया है? ये लहंगा मेरे लिए मेरी स्वर्गवासी सास का आशीर्वाद है। भले ही तुम्हारे लिए इस लहंगे का मोल एक पैसे का ना हो, मगर मेरी निगाह में इसकी कीमत लाखों से भी ज्यादा है। शादी के उस रोज के बाद से कविता प्रियंका से दूरियां कर लेती है। दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। कुछ महीने की मेहनत से कविता का जीवन फर्श से अर्श पर पहुंचता है। फिर एक शाम, कविता, मैं कुछ लाया हूँ। अजी, क्या लाए हैं? अरे ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। कुछ देर के बाद, अब आंखें खोलो। जब कविता आंखें खोलती है तो उसके सामने गुलाब का एक सुंदर सा चमचमाता हुआ लहंगा होता है। अरे, ये गुलाब का लहंगा तो बड़ा ही महंगा लग रहा है। पूरे 5 लाख का पड़ा है। इसमें गुलाब के साथ साथ सोने की तारे जो जड़ी हैं। मगर इसकी जरूरत क्या है? कविता, शादी के समय मेरा बजट बेहद खराब था, इसलिए मेरे पास महंगा लहंगा खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए शादी में तुम्हारा शौक पूरा ना हो सका, मगर तुमने मेरे जीवन में आकर काया पलट कर दी। आज कविता के पास प्रियंका से भी महंगा लहंगा था, मगर फिर भी उसकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर शौक के साथ सब्र भी था। एक वक्त में जो जीवन प्रियंका ने जिया, आज वो कविता जी रही थी। मगर आज प्रियंका के जीवन का पड़ाव पहाड़ सा हो गया था, क्योंकि उसके अमीर पति का कारोबार कर्ज में डूब चुका था, जिसके चलते उसे अपने लाखों का महंगा लहंगा भी बेचना पड़ा। ये सच है साथियों कि समय बड़ा बलवान है। ये कब क्या कर जाए कोई भी नहीं जानता। फिर क्या, उस दिन के बाद से कविता अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। पायल, मोहिनी और शिखा तीनों ही पक्की सहेलियां थी। पायल गरीब घर की लड़की थी, जबकि मोहिनी और शिखा बहुत अमीर घर से थी। तीनों ही स्कूल टाइम से दोस्त थी। जिस स्कूल में मोहिनी और शिखा पढ़ती थी वो बहुत ही महंगा स्कूल था, लेकिन EWS में पायल का नाम आ जाता है, जिस कारण वो भी उनके स्कूल में पढ़ पाती है और वहीं वो तीनों दोस्त बन जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद मोहिनी और शिखा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है और गरीब पायल अपनी माँ के साथ घर के कामों में ही हाथ बटाती है। माँ, मेरी वजह से आपको लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने पड़ते हैं और फिर रात को बैठकर इन शर्ट के धागे भी काटती हो। बेटी, तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? हाँ, बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊँ। ऐसी बात मत करो माँ, पिताजी तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं और अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसे ही समय बीतता है। ज्यादा काम करने की वजह से विमला बीमार पड़ जाती है।
फिर घर चलाने के लिए पायल अपनी माँ की जगह पर काम करने लगती है। कुछ महीने विमला ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर एक दिन विमला पायल से कहती है, बेटी तू तो मेरी हालत देख ही रही है, मेरी बात मान तो अब तू शादी कर ले। अपने हाथों से तेरी शादी कर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है मेरी। ठीक है माँ, तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी। पायल दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे घर में तय हो जाती है। बहन जी, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। ठीक है भाई साहब। पायल की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है। पायल, क्या तेरी शादी पक्की हो गई और तो ये बात हमें अब बता रही है? हम कल ही वापस आ रहे हैं। दोनों सहेलियां अपने देश वापस लौट आती हैं और जल्दी से पायल से मिलने आती हैं। अच्छा बता पायल, तू अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से कर रही है? मैं ऊपर से अपनी गरीब किस्मत लिखवा कर लाई हूँ बहन, और हम गरीबों के नसीब में ये लहंगा नहीं होता। शादी की तैयारियों में और बारातियों के स्वागत में माँ की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है, इसलिए मेरी माँ की शादी की जो साड़ी रखी है मैं वही पहन लूंगी। ये कहते हुए पायल की आँखों में आंसू आ जाते हैं। मोहिनी और शिखा उससे मिलने के बाद अपने घर आ रही होती हैं। तूने देखा ना, पायल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश कैसे होगी पायल बेचारी? तूने देखा नहीं, उसके पास तो अपनी शादी तक का जोड़ा लेने के लिए पैसे नहीं है। अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन मोहिनी और शिखा एक बड़े से मॉल में जाती है, जहाँ से वो बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी खरीदती हैं। फिर वो लहंगा लेकर पायल की शादी वाले दिन उसके पास आती है, जहाँ पायल अपनी माँ की शादी की फटी हुई साड़ी, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था, उसे पहनकर बैठी हुई होती है। अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो पायल, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारा शादी का जोड़ा। अरे ये तो बहुत महंगा लगता है, तुम्हें मेरे लिए इतना महंगा ब्राइडल लहंगा लाने की क्या जरूरत थी? हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, आज तो हम तुझे अपने हाथों से सजाएंगे और तुम देखना, सभी लोग हमारी सहेली को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके बाद पायल वो ब्राइडल लहंगा पहनती है। वो उस ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। पायल के प्रति अपनी सहेलियों का प्यार देखकर विमला की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को ढेर सारी दुआएं देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।